नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि मोदी जी अमेरिका में हैं। वहां पर जो है एक तरह से पिंग पोंग खेला जा रहा है मोदी और बाइडेन के बीच में। अब मैं पिंग पोंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ हरकतें अमेरिका ने मोदी जी के ट्रिप से पहले करी, कुछ अभी कर रहे हैं जब मोदी जी वहां पर हैं। और मोदी जी भी बड़े सख्ती से पेश आए हैं, जो मुझे पता लगा है। जब बाइडेन से उन्होंने वन टू वन मीटिंग करी है। फोटो ऑप्स के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी जफ्फी डाली जा रही हैं। लेकिन जफ्फियों के साथ में कान में क्या बोला गया, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उमेश जी, आपके हमारे द्वारा से हमारे साथ जुड़े हैं। पिछली बार आपने बड़ा ही लाइक किया था जब हमने एक बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था। तो उमेश जी, सबसे पहले जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय सिया राम। उमेश जी, मोदी जी वहां गए और वहां जाकर वो यूक्रेन की बात कर रहे हैं, जबकि बातें तो हम कुछ और करने गए थे। ये यूक्रेन का स्यापा बीच में डाल के बैठ गया है बाइडेन भी और मोदी जी भी। यानी कि दिखाने के लिए ये है कि हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, पीछे बात कुछ और नहीं चल रही क्या? देखिए, ये बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है इसमें। और अगर आपने देखा है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच कैन एक्चुअली डू अ ट्रूस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। और रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर वापस पीस और ट्रूस करना है, तो मोदी जी की विजिट है यूक्रेन की। और मोदी जी की अभी संभावित विजिट हो रही है अगले महीने कज़ान में, रशिया में। तो ये बहुत ऑप्टिक्स से देखा जा रहा है। द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर मोदी जी एज़ अ ग्लोबल लीडर। वो तो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है। अब देखिए, मोदी जी को काउंटर करने के लिए वहाँ के सेशन कोर्ट्स, वहाँ की कोर्ट में इंडिया के अजीत डोभाल के अगेंस्ट समन्स निकाले गए थे। आज सुनने में आया था कि उनके पुतले रख के, उनको एक प्रिज़न में डाल के खालिस्तानी वहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएस इज़ यूजिंग द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। एक तरफ तो आप मोदी जी को सम्मान देते हैं, उनको ग्लोबल लीडर बोल रहे हैं, पर सेकंड उनको अपमानित भी कर रहे हैं। मोदी जी सारा अपमान का घूँट पी रहे हैं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। आप देखिए, लास्ट ईयर जून 2023 में वो यूएस गए थे। हमारा जो इंजन था अपने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, हमने जीई के साथ करार किया था, वो अभी तक ऑपरेशनलाइज़ नहीं हुआ है। इनफैक्ट जीई ने इंजन देने ही बंद कर दिए थे इंडिया को, जिसके कारण तेजस का जो डिलीवरी होनी थी एयरक्राफ्ट की, वो नहीं हो पा रही है। जो अब चालू हो रही है अगले महीने से। तो ये एक तरह से वो एग्रीमेंट को भी ऑपरेशनलाइज़ करना ज़रूरी है। सेकंड, इंडिया को जो ये एमक्यू रीपर ड्रोन्स जो हम लास्ट ईयर लेने वाले थे, वो भी इस बार वो उसके ऊपर पूरा करार हो जाएगा। थर्ड, आपको ये मानना पड़ेगा, एक तरह से लग रहा है मुझे कि डीप स्टेट बहुत ट्राई कर चुका था इंडिया में रेजिम चेंज करने का। जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन भी खर्चा कर दिया था और यहाँ पे राहुल गांधी को बहुत सारा फुटेज भी दे दिया था। नितिन गडकरी ने भी लास्ट मैंने बताया था कि आपको कि कैसे उन्होंने एक्सपोज़ कर दिया डीप स्टेट के प्लान्स कि उनको ऑफर किया गया। तो सब जगह से डीप स्टेट फेल हो चुका है, तो उन्होंने अभी क्या किया है, दे हैव एग्रीड टू वर्क विद मोदी जी। मोदी जी ने क्या किया है, आपको ये बता दिया है कि आप गवर्नमेंट चेंज मत करिए, ठीक है? एक तरह से मोदी जी और डीप स्टेट के बीच में एक तरह से करार हो चुका है मेरे ख्याल से। सडनली चीज़ें रोल ऑन होती जा रही है, बट डीप स्टेट कंट्रोल भी करना चाहता है मोदी जी को। और यहाँ पे मुझे लगता है कि डीप स्टेट और मोदी जी के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट हो गया है फॉर द रिपैट्रिएशन ऑफ डॉलर्स, जो वो लगाने वाले हैं गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी एक तरह से एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है, जो भारत में चालू किया गया है, अहमदाबाद के पास। वहाँ पे फॉरेन कंपनीज कैन कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। और उसके बाद अ, अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अपना सेंटर खोल लिया है, गूगल्स ने खोल लिया है। वहाँ पे मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग अप। 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड द ऑपरेशंस देयर। तो एक तरह से ग्लोबल हब सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है और एक्सपर्ट हो रहा है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर सूरत में वो डायमंड सिटी बोर्ड्स भी बन चुका है, जो वो बेल्जियम से वो जो सेंटर है बेल्जियम से भारत आ जाएगा। एक तरह से जो ग्रैंड प्लान्स है, जो मोदी जी बहुत 2007 और 8 से जो उन्होंने सपना देखा था कि गिफ्ट सिटी को एक इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर बनाने का, वो सब ग्रैंड प्लान्स इस बार मेरे ख्याल से एक तरह से फॉर्मलाइज़ होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए और पैसा जो भी है डीप स्टेट के पास है।
अब डीप स्टेट के पास कितना पैसा है, वो तो मुझे नहीं मालूम, बट अनुमान लगाया जाता है कि द शैडो इकोनॉमी जो वर्ल्ड की जो डिक्लेयर्ड इकोनॉमी अगर $100 ट्रिलियन की है, इट इज़ 1 एंड हाफ टाइम्स ऑफ द डिक्लेयर्ड इकोनॉमी। इतना पैसा मतलब फ्लोटिंग कैश है, अपार्ट फ्रॉम द वेल्थ। द टोटल वेल्थ ऑफ द डीप स्टेट इज अराउंड $500 ट्रिलियन। ये लोग अनुमान लगा के बोल सकते हैं, जो उन 13 फैमिलीज के पास है। और भारत की इकोनॉमी आज की डेट में $3.5 ट्रिलियन है, और भारत अभी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की सोच रहा है। तो आप सोच लीजिए कि डीप स्टेट को भारत चाहिए और भारत को भी डीप स्टेट चाहिए, जो अमेरिकन ओलिगार्क्स है। जो डीप स्टेट का मतलब वो होता है कि एलाइट कॉर्पोरेशन, एलाइट ग्रुप है, जिनके इन्वेस्टमेंट्स है 5 सेक्टर में। एक तो मिलिट्री हम्म। में है, फार्मा, मिलिट्री, फार्मा, बिग टेक ऑयल। और ऑयल और हेज फंड्स। ये 5 जगह इनके पैसे लगे हुए हैं, और ये ऑपरेट कर रहे हैं 3 वर्ल्ड की 3 हेज फंड्स हैं जिनके थ्रू ये ऑपरेट कर रहे हैं। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स है, अगर आप नोट कर लें, तो इट इज़ अराउंड 40 टू 42 ट्रिलियन डॉलर्स। ये तीनों कंपनीज़, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट और वैनगार्ड, दे कंट्रोल अराउंड 22 ट्रिलियन। इनके पास इतने एसेट्स है, और भारत की इकोनॉमी की साइज़ है ओनली 3 एंड हाफ ट्रिलियन। तो आप सोच लीजिए कि कहाँ पे है भारत को। नाउ भारत हैज़ टू मेक पीस विद द डीप स्टेट। तो मोदी जी अपने टिपिकल बनिया स्टाइल में, ही इज़ ट्राइंग टू एन्श्योर दैट कि वो ही गेट्स द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट पोरिंग इनसाइड भारत। और आपने देखा होगा सडनली सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आना चालू हो गए हैं। और मैं सरप्राइज़ नहीं रहूँगा कि यूएस इलेक्शंस के बाद टेस्ला भी इंडिया में आ जाएगा। क्योंकि इंडिया का सबसे हम्म। क्योंकि अभी आपने एक पॉलिसी देखा है कि थोड़े दिन पहले यूनियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी पास किया था। स्पेस एयरक्राफ्ट, जो स्पेस ट्राइपॉड्स पॉड्स हम छोड़ते हैं, उसको ऊपर रीयूजेबल यूज़ करने के लिए एक तरह से पॉलिसी आ चुकी है। ये सारा चीज़ जो वर्ल्ड के अंदर लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट है, जिसके लिए टेस्ला की कंपनी स्टारलिंक ट्राई कर रही है। तो ये एक तरह से उसको भी आना है इंडिया में, क्योंकि इसरो जो काम यहाँ पे बहुत सस्ते दाम पे कर सकता है और इफेक्टिव दामों पे कर सकता है, विद अस्टोनिशिंग सक्सेस रेट, वो कहीं नहीं है। और टेस्ला के रॉकेट्स बाहर उन्होंने जिधर से भी लॉन्च किए, दे आर क्रैशिंग इनटू द सी। तो आई थिंक समवेयर अच्छा। डाउन द लाइन इंडिया का जो स्पेस है, जो न्यूक्लियर के लिए ऊपर भी उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ अभी रोल डाउन किया है। तो बहुत कुछ वो ऑपरेशनलाइज़ होने जा रहा है, ये मेरा मानना है। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं बात चल रही है कि चाइना के साथ भी एक तरह से पीस कर लिया जाए, और इंडिया और चाइना के जो एनवॉयज़ है, उन्होंने पीछे आपने देखा ही होगा कि दे हैव पुल्ड अराउंड 75% ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम गलवान। तो एक डिसएंगेजमेंट भी चालू हो गया है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेजर भी चालू हो गया है। तो मेरा यही मानना है बस। और उमेश जी, आपने जैसे बोला कि यहाँ से डॉलर रिपेट्रिएशन की बातें हो रही हैं, गिफ्ट सिटी में सेमी कंडक्टर की बातें हो रही हैं, जी के इंजन की बातें हो रही हैं। मैंने हमेशा देखा है कि अमेरिका ने हमेशा बात करी है कि हम ट्रांसफर कर देंगे, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, हम मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली होता नहीं है। वो सालों साल लटका रहता है, कभी कांग्रेस में लटक जाएगा, कभी प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो लटका रहेगा, और वो जहां से दिखाते हैं कभी काम करते नहीं है। मुद्दा इनका एक ही रहता है कि किस तरह से दूसरे कंट्री को कंट्रोल किया जाए, अपने अंगूठे के नीचे दबाकर रखा जाए। क्या आपको लगता है कि मोदी जी को दबाकर रखना इनके लिए इतना पॉसिबल है, जबकि इन्होंने पन्नू वाले केस में मोदी जी को दबाने की कोशिश करी है? आप सोच कर देखिए, पहली बार है कि हमारे अजीत डोभाल जी एनएसए मोदी जी के साथ नहीं गए। आपको नहीं लगता कि वो दिखाने के लिए कुछ और है और पीछे सोच कुछ और ही रहा है? देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि यूएसए वांट्स टू गेट इंटू बिज़नेस, और वो एक चाहता था कि इंडिया में एक ज़ेलेंस्की आ जाए। और उन्होंने फुटेज भी दिया था इंडिया के पप्पू को। दे ट्राइड टू प्रोजेक्ट हिम एज़ एन अल्टरनेटिव, बट सडनली ही हैज़ बिकम क्वाइट। तो उनको भी समझ में आ गया कि इसके ऊपर कितना भी पैसा डालने से वेस्ट है। इनफैक्ट हमारा ही ये कॉफर्स खाली हो रहा है। एंड मोदी जी जान एंड बीजेपी का एक मुझे मेरा एक मानना है कि बीजेपी जो पावर में आई है, इट्स अ डिवाइन
इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। तो उनको भी समझ में आ गया इट इज बेस्ट टू मेक पीस विथ इंडिया, और जो भी है कम बैक टू द बिजनेस रादर देन फंडिंग डिसरप्टिव रेजिम्स। क्योंकि मुझे वहां पे लग रहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो कैंप्स है। वन कैंप वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशन विद इंडिया, बट द अदर कैंप जिसमें इलान ओमर है, जॉर्ज सोरोस है, उनकी जो लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा जिहादिस्ट लॉबी है, वो चाहते हैं कि इंडिया में भी रेजिम चेंज करे, डिसरप्शंस करे, और इंडिया को भी यूक्रेन और इसराइल के जैसे बना दे कि इंडिया और चाइना वो युद्ध पे चले जाए। मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं। मोदी जी डज नॉट वांट इंडिया टू गेट इनटू वॉर विद चाइना, बिकॉज इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया टू गो इन द वॉर विद चाइना। आज जितने भी बॉर्डर रेजिम्स है वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे इफ देयर आर डीपर ट्रेड इंटीग्रेशन। जब चाइना को समझ में आ जाएगा कि इंडिया के साथ उसका अगर ट्रेड इंप्रूव होता है, इट विल बी इन द बेनिफिशियल फॉर बोथ द पीपल इन द सबकॉन्टिनेंट। आज इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है इट इज अराउंड वन थर्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। मतलब 3 बिलियन लोग, 2.8 टू 2.9 बिलियन लोग हैं इंडिया और चाइना में, जबकि ग्लोबल पॉपुलेशन है अराउंड 8 बिलियन। तो समझ जाइए इतनी बड़ी जो थॉट प्रोसेस है, और वो थॉट प्रोसेस उन्होंने कम्युनिकेट करवाया है चाइनीज लीडरशिप को कि आप भी आ जाइए आप भी आ जाइए इन द फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस रादर देन हैविंग कन्फ्रंटेशन। कोलैबोरेशन इज द की। तो मुझे क्या जैसे लग रहा है मुझे क्या लग रहा है, इंडिया इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन चाइना एंड बिटवीन चाइना एंड इवन यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जो मैं आपको समझा सकता था अगर आप ब्रिक्स पेमेंट बैंक की अगर बात करें, जो हम आगे करेंगे। सेकेंडली, इंडिया इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। जो रशिया का जो ऑयल आता है इंडिया में रिफाइन होके दैट इज बीइंग सेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। तो देख लीजिए कि कहीं न कहीं इंडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे भी आप नोट करेंगे कि जब प्रॉब्लम हुआ था वर्ल्ड में, फूड सप्लाइज़ का जो प्रॉब्लम हुआ था, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, जो उन्होंने बाद में उनको भी बैन करना पड़ा क्योंकि डोमेस्टिकली प्राइसेज़ बढ़ गए थे। तो एक तरह से वर्ल्ड में कभी भी प्रॉब्लम आता है तो काउंटर बैलेंस इंडिया करता है। वो अगर बाय चांस कोई भी करे प्रॉब्लम, तो उसको काउंटर बैलेंस फोर्स इज इंडिया। मतलब एक तरह से डोजिंग द फायर बोलते हैं कि आग बढ़ाना नहीं, आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आज जापान और रशिया के बीच में भी, जब मुझे याद है कि उनके जो लीडर थे जिनका असैसिनेशन हो गया था, शिंजो आबे। एबे। हाँ, शिंजो एबे को भी शिंजो एबे और मोदी का विजन एक ही था कि जापान और रशिया के बीच में ट्रेड हो बढ़ जाए। तो आप जानते हैं कि शिंजो एबे को असैसिनेट किया गया है, और उसके बाद रशिया और जो अ, जापान के बीच में जो रिलेशंस है, वो ऐसे के ऐसे कोल्ड स्टोरेज में चले गए। मोदी जी इज ट्राइंग टू इंक्लूड द ग्लोबल साउथ। आज आपने देख लीजिए कि लास्ट ईयर G20 में उन्होंने 54 ब्लॉक्स का जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उनको एक मेंबरशिप दे दिया है। एक तरह से ग्लोबल साउथ में उनका ग्लोबल साउथ को, अफ्रीकन कंट्रीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सेकेंड, अफगानिस्तान में 2.5 लाख टन व्हीट बेच के, इतना एड बेच के वहां पे पॉपी कल्टीवेशन को खत्म करवाया है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो एक तरह से लेकिन सर, लेकिन उमेश जी, आपने बोला कि मोदी जी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में। मैं सहमत नहीं हूं। वो कैसे? भाई बाइडेन को मिल रहे हैं। बाइडेन का नंबर वन दुश्मन ट्रंप है। मोदी जी अमेरिका में जाकर ट्रंप को भी मिल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आग इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम मेरी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी गवर्नमेंट भी गिरा सकता हूं। इतना डायस्पोरा है हमारा कि स्विंग स्टेट्स में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं सारा कुछ। ट्रंप को भी मिल रहे हैं। क्या ये आग बुझाने वाला काम है? डेफिनेटली मैं एक तरह से बोल रहा हूँ, जैसे को तैसा दे रहे हैं, पर वो यूएस के अंदर दे रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड वो चाह रहे हैं कि जो आग लगी है उसको बुझा दें। पर यूनाइटेड स्टेट्स में अगर वो जाके, आपको मालूम भी है कि ट्रंप और मोदी के बीच में एक बहुत ही एक्सीलेंट रिलेशनशिप है, बिकॉज़ बोथ ऑफ देम मीन्स बिज़नेस। ट्रंप की एक पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मोदी की पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत, एक ही है।
उनका एक शेयर्ड विजन है, उनका इस दोनों का थॉट प्रोसेस भी एक जैसा है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है। और आपने देखा है कि जो बाइडेन है, उनको भूलने की बीमारी है। आप सोचिए इतने इम्पोर्टेंट पद के लिए जो वर्ल्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, उसको याद ही नहीं रहता। वो कभी घोष से बात करता है। मतलब हमने बहुत सारे गूफ-अप्स देख लिए ऑन रिकॉर्डेड ऑन कैमरा। तो ये एक तरह से अमेरिकन लीडरशिप एक जोक है। तो मोदी जी ने कुछ कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाइडेन को अमेरिकन पीपल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। ही लॉस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल हिमसेल्फ। ही जब इसके लिए तो उनको रीनॉमिनेट नहीं किया गया है ना। उसके लिए जब उनकी रेटिंग्स फॉल हो रही थी, वी सॉ कमला हैरिस बीइंग रिप्लेस्ड सो सॉरी कमला हैरिस बीइंग बॉट इन प्लेस ऑफ बाइडेन। सर, कमला हैरिस भी कोई बाइडेन से कम नहीं है, वही पप्पू की पप्पी है, वही हाल है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि मोदी जी ने जो कुछ वहां पे कर रहे हैं अभी अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जयशंकर जी की मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने स्पीच दी है कि भाई ये नहीं हो सकता कि कुछ कंट्रीज पूरे दुनिया का भाग्य लिख दें। अब पूरे दुनिया की एक भागीदारी चाहिए एंड वी विल टेक, हम वॉइस रेज करते रहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। मोदी जी भी वहां पर यही कुछ करने वाले हैं या कुछ और भी करने वाले हैं? देखिए, इंडिया को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया बहुत दिनों से डिमांड कर रहा है कि उसको एक परमानेंट सीट चाहिए। आज देखिए P5 की जो कंट्रीज है, इनके बीच में कोई भी वो तालमेल नहीं है। आप यू एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, दूसरी तरफ है चाइना और रशिया। एक तरह से डेडलॉक और ग्रिडलॉक है। कौन सी कंट्री आ रही है एक तरह से इन दोनों के बीच में मीडियम ऑफ इंटरैक्शन बनने के लिए? इट्स इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन है 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और एक तरह से ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड, कहीं भी अगर पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस में, सबसे ज्यादा जो जिसका स्टेलर रिकॉर्ड है वो इंडिया का है। जब वैक्सीन चाहिए थी 100+ कंट्रीज को इंडिया ने दी। तो इंडिया इज अ लेजिटिमेट कैंडिडेट फॉर द P5 सीट, फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूट भी करना जरूरी है। और मेरे ख्याल से उसमें जापान, जर्मनी, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ये जो P5 है इसको P10 बनाना बहुत जरूरी है। मोदी जी वही बात कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से एक तरह से अगर चाइना ऑन बोर्ड आ जाए तो ये शायद हो भी जाएगा। और अब लग रहा है कि अगर मोदी जी कैन मेक एक डील कर सके चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो रशिया तो ऑलरेडी प्रिंसिपली अप्रूव कर चुका है। यूके भी कर देगा जस्ट एज सून एज यूएस ने अप्रूव कर दिया। फ्रांस इज अ वेरी गुड ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। फ्रांस चाहेगा इंडिया आ जाए। तो मेरे हिसाब से मोदी जी ने जो कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ P5 परमानेंट सीट्स जो P5 है will also help will also solve the global financial problems as well। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। महेश जी, एक चीज मैं मानता हूं, मैं खुद चाइना में रहता हूं और मैंने देखा है कि चाइना का जो रुख है भारत की तरफ, वो चेंज होना शुरू हो गया। और मैं बार बार बोलता हूं, मैं खुद एक बिजनेस कम्युनिटी से आता हूं, कि जब सामने वाला नीचे हो, दबा हुआ हो, तब नेगोशिएशन पावर आपकी बढ़ जाती है। तो आज चाइना नीचे है, भारत की तरक्की हो रही है। अगर अभी आपको नेगोशिएट नहीं करना चाइना के साथ, भारत की बहुत बड़ी मार्केट है जो हमने चाइना के लिए बंद करके रखी है अभी आज की डेट में, अगर उसको थोड़ा सा भी हम खोलते हैं तो चाइना से हम कुछ भी करवा सकते हैं। वीटो पावर तो बहुत छोटी सी चीज है। तो दिस इज द टाइम ऑफ नेगोशिएशन। मोदी जी बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, ही इज अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। और बिजनेस के अंदर लिसनिंग जो क्षमता है वो ज्यादा होनी चाहिए बोलने से ज्यादा। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू आर ऑल्सो फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी। तो ये मोदी जी के अंदर एक खासियत है, ही लिसन्स मोर, स्पीक्स लेस। बोलते सिर्फ एक ही है जब वो पार्लियामेंट में होते हैं पप्पू को जवाब देने के लिए, अदरवाइज वो बोलते नहीं है कभी भी। और यही खासियत है जिसके कारण आज भारत तरक्की भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके जो जॉइंट एफर्ट्स हैं, हम भी अपनी तरफ से जो योगदान हो सकता है चाइना जैसी कंट्री में बैठकर, वो हम भी दे रहे हैं। कि किसी तरीके से भारत और चाइना के अगर रिलेशन अच्छे होते हैं, आप सोच कर देखिए उमेश जी, सारे दुनिया में सॉफ्टवेयर भारत का है, हार्डवेयर चाइना का है। और दुनिया आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड से ही चलती है। वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ही गेम है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया की वाट लगा देंगे। और ये चीज
दुनिया समझती है, इसलिए हमारे दोनों के बीच में रिफ्ट क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है। और वही चीज बाइडेन ने भी किया है, वहां जो है मोदी जी को बुलाकर क्वाड की मीटिंग है, वहां पे चाइना को लताड़ लगाने की मुझे नहीं समझ आती कि जरूरत क्या थी, जब हमारे और चाइना के रिलेशंस अभी ठीक हो रहे हैं। और यही जियो पॉलिटिक्स का एक रूल भी है। सर, आपका कॉलेज क्लोजिंग कमेंट ऑन दिस होल सिनेरियो जो वहां पर हो रहा है, पन्नू, उसके बाद चाइना को लताड़ना और भारत को बोलना थैंक यू फॉर योर लीडरशिप, और ये डबल प्ले ऑफ अमेरिका। देखिए, क्वाड के बारे में मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। 2022 में जब वहाँ पे नैन्सी पेलोसी जो उस समय की स्पीकर थी, उन्होंने ताइवान को विज़िट किया था, तब चालू हो गया था मिलिटराइज़ेशन ऑफ द साउथ चाइना सी। आपको मालूम है कि चाइना के लिए ताइवान इज़ अ वेरी इमोटिव इश्यू जैसे इंडिया के लिए कश्मीर है। और वहाँ पे जाके आपने उनको एड दे दिया, उनको आर्म्स पैकेज दे रहे हैं, तो चाइना को आप प्रोवोक कर रहे हैं कि अब वो मिलिटराइज़ करे साउथ चाइना सी के लिए। आज क्वाड का अगर विज़न डॉक्यूमेंट देख लें, तो उसमें साउथ चाइना सी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। बट सरप्राइजिंगली आपने बताया है जैसे कि कहीं भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर किसी ने मुँह नहीं खोला है। और क्वाड का कोई मतलब भी नहीं होता है क्योंकि फुमियो किशिदा जाने के बाद रिज़ाइन कर देंगे। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड एंगेजमेंट विद द चाइनीज़ लीडरशिप। और इंडिया का भी नॉर्मलाइज़ हो रहा है। सबको समझ में आ गया है कि यूएसए अपना गेम खेल रहा है, वो कुछ करने वाला नहीं है। वो दे वांट ऑल द 3 कंट्रीज़ टू एक्ट एज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कब वॉर हो जाए तो हम लोग सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ लें, जबकि यू अमेरिकन फोर्सेस को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वो बाद में आके चाइनीज़ फोर्सेस को हरा सके। तो एवरीबॉडी डज़ नॉट वांट टू बिकम एन अमेरिकन गिनी पिग। तो बस उधर जाके फोटो ऑप्स हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। और पन्नू की बात ऐसी है कि अगर इंडियन एजेंसीज़ ने उनको एलिमिनेट करने की जैसे वो क्लेम करते हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती है, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप सब जगह पंगा नहीं ले सकते हो। आपने पाकिस्तान में कर दिया, आपने कनाडा में कर दिया, सब जगह ठीक है, पर देयर शुड बी बाउंड्रीज़, ओके? यू शुड नॉट ट्राई टू गो ओवरबोर्ड। और अगर नहीं हुआ है, तो अच्छी बात है कि अगर उन्होंने किया भी है, एक तरह से चीज़ है कि लोग अभी खौफ मान रहे हैं रॉ का, कि इतना हो गया है कि डोवाल को उन्होंने समेंट करना पड़ा। तो सोच लीजिए एक तरह से डेयरिंग कर दी है, गलती कर भी दी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिपेयर हो जाएगी अभी। भाई जी, क्या बात कर रहे हैं? ये डर अच्छा है सर। पन्नू ने बोला है कि मैं बड़ा इमोशनल स्ट्रेस में से निकल रहा हूं, और क्योंकि आपने मेरी जिंदगी नहीं ली है, बख्श दी है, उसके लिए मुझे डैमेजेस चाहिए, क्योंकि आपने मेरे डैमेज नहीं किया है। तो जो आपने मेरा डैमेज नहीं किया, जो परमानेंट करना था, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब भाई, एक उग्रवादी से और आप क्या तवज्जो कर सकते हैं? वो या तो पैसे मांगेगा या थोड़े से हथियार मांगेगा। पैसे उसने इसलिए मांग लिए कि उससे वो हथियार लेना चाहता है। पन्नू स्ट्रेस में है सर। इससे बड़ी चीज मुझे नहीं लगता कि गलती नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये मोदी जी कई बार बोलते हैं, ये डर अच्छा है। तो सर, आज जो आपने ये पूरा मुद्दा डिस्कस किया है, सर थैंक यू सो मच। एक और एक चीज़ बता रहा हूँ, मोदी बोलिए। जी ने अपने ऊपर खुद ही अटैक्स इनवाइट किया है। ऐसा तरह से ग्लोबली जब आपने देख लिया है कि जितने भी खालिस्तानी ऑर्गेनाइज़ेशंस है, सिख फॉर जस्टिस जो रेफरेंडम करा रहे हैं, सारे जितने भी जो टर्माइट्स हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया है। आज सब लोगों को मालूम पड़ रहा है, एक तरह से लोगों को मालूम पड़ गया कि खालिस्तानी कुछ भी नहीं है, इट्स अ पाकिस्तान सीआईए स्पॉन्सर्ड मूवमेंट। अब उनकी इफेक्टिवनेस चली गई है, इमोशनल अपील चली गई है। और यहाँ पे आपने देखा है कि जिस हिसाब से सिख ऑर्गेनाइजेशन हैव कंडेम्ड राहुल गांधी स्पीच, एक तरह से बोलते हैं नहले पे दहला है। कहीं पे आपको जाके कहीं ना मोदी जी ने इतनी बड़ी इंसल्ट्स उन्होंने सही है फॉर द नेशन। ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने क्या-क्या नहीं सुना होगा और देश को बचाया है। नहीं तो आज मैं मेरा मानना है कि जो सिचुएशन यूक्रेन की है, इज़राइल की है, वो भारत में हो जा रही है। हम आज शांति से बैठे हैं, जबकि बॉर्डर के पास मणिपुर में क्या हो रहा है आपको मालूम है, बांग्लादेश में एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हो गया था। आज प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि बांग्लादेश में कि यूनस गवर्नमेंट के साथ खिलाफ प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। थोड़े दिन में ऐसा भी हो सकता है कि शेख हसीना को रीइंस्टेट भी करना पड़े। हू नोज़? देखते हैं। यस।
हु नोस, टाइम विल टेल। चलिए सर, आज डिस्कशन बड़ा अच्छा रहा। मोदी जी की पूरे ट्रिप को हमने एक जगह से उसका पूरा एक्सरे कर दिया है, और अब यूनाइटेड नेशंस में वहां पर क्या बोलने वाले हैं मोदी जी, उसको बाद में कवर करेंगे, और उसमें जो भी होगा अच्छा ही होगा। और जिनको डराना था डरा भी दिया है, और आगे आगे देखते हैं और मोदी जी क्या करने वाले हैं। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद।